बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। और आज फ्लैट शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि कल वाले को लेकर के कुछ लोगों का कमेंट था कि कुछ ज़्यादा ही हिंदी ना हो गया है, तो आज फ्लैट शुरुआत है। क्या होगा हिंदी में नहीं बोल? अरे कल मैंने कुछ ज़्यादा ही थोड़ा शब्दों के नियति साथ और नियत पे जो बात करी ना, खेल गया मैं। खैर मुझे अच्छी लगी, मेरी मम्मी को भी अच्छी लगी, लेकिन कुछ लोगों को शायद अच्छी नहीं लगी। सिर्फ 2 व्यूज के लिए तो काम नहीं कर रहे हो। Exactly. कोई बात नहीं, ठीक है यार, बुरा लगता है लोगों को। कोई नहीं बात बुरा नहीं लगा, मतलब ऐसे मजाक कर रहा हूँ। लोगों के कुछ कमेंट भी आए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। कमेंट किया ना उन लोगों ने, अच्छी बात है। इसी तरह से इंटरेक्शन बढ़ाए रखिए, वीडियो व्यूज बढ़ते हैं हमारे। तो कल वाले मैच पे बात होगी। केकेआर, हमने कहा था कि केकेआर, 2 बयान थे मेरे, अगर मैं इंडिविजुअली अपनी बात करूं और मेरे भी, आपके भी था। आपने प्रेडिक्ट किया था, कहा था कि क्विंटन डिकॉक को नहीं खिलाएंगे तो केकेआर जीतेगी। गुरबाज आए टीम में, क्विंटन डिकॉक ड्रॉप हुए थे, लेकिन केकेआर नहीं जीती। मैंने भी कहा था कि फेवरेट तो है केकेआर, जीतना चाहिए उनको, बट नहीं जीती। हालांकि मैंने ये खत्म होते होते कहा था कि केकेआर भी कहीं नहीं जा रही है, वो भी बॉटम हाफ में ही रहेगी, और दिख गया वो चीज़। मतलब ठीक है, कल का मैच जीत भी जाती तब भी मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं था उनसे, जैसा परफॉर्मेंस आ रहा है। तो थोड़ा केकेआर पे बात करेंगे, कुछ और कंट्रोवर्सीज, आईपीएल और कंट्रोवर्सीज दोनों जीवन संगिनी। नहीं वो तो आपने थोड़ा हिंट दे दिया है स्टार्टिंग में कि किस कंट्रोवर्सी पे बात होने वाली है, व्यूज पे, कमेंट्स पे, बोलने के तरीके से। यस तो आईपीएल एंड कंट्रोवर्सी गो हैंड इन हैंड, साथ साथ चलते हैं, तो थोड़ा उस पर बात करेंगे। और आज जो मैच है लखनऊ और दिल्ली का मुकाबला है। इस सीजन का जो पहला सबसे ज़बरदस्त एनकाउंटर हुआ था वो इन दोनों टीमों के बीच हुआ था वाइजैग में, लेकिन आज मुकाबला लखनऊ में है, तो इसकी बात करेंगे। कल के मैच से शुरू करते हैं। मतलब क्या कहा जाए केकेआर को, केकेआर अब कहना शुरू करें अपन अब। बर्डन ऑफ बीइंग आईपीएल चैंपियन। अगले सीजन में आपसे उम्मीद की जाती है कि वही धमाका आप करेंगे, जबकि आपकी पूरी टीम बदल चुकी है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि कोर वही है, कुछ खिलाड़ी वही हैं, कप्तान नया है, कप्तान बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, ये अब तो एक्सेप्ट है। बल्ले से बहुत अच्छा खेल रहा है। बाकी के लिए मैं उनकी कप्तानी पे भी कोई वर्डिक्ट नहीं दूंगा कि उनकी कप्तानी, भाई आप नहीं जीत रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी उस पार्ट को भी तो क्वेश्चन किया जाएगा ना कि आप कप्तान हैं, क्या आप सही कॉम्बिनेशन बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। पिच वाली कंट्रोवर्सी को लिए एक समय के लिए नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है, पिच पे क्या बोला, क्या चाहते हैं। हर कोई अपने मन लायक ही पिच चाहता है, कौन नहीं चाहता है भैया कि भाई हम अपने घर में खेल रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, तो हम अपने घर में, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैं अपने घर में आपको होस्ट करूँगा तो मैं खाना पड़ोसी की मर्जी का बना दूंगा। खाना तो अपनी मर्जी का बना दूंगा ना भाई, मैं होस्ट हूँ ना, तो वही बात है कि मैं होस्ट हूँ तो पिच मेरी मर्जी का होना चाहिए। जेन्युइन कंसर्न है सब टीमों की। पर खैर छोड़िए, ऑल्दो क्या है ना, मुझे मतलब केकेआर वाला में क्या है कि अब शायद केकेआर टीम मैनेजमेंट को एहसास हो रहा होगा इस बात का कि श्रेयस अय्यर टेबल पे क्या लाते थे। इनफैक्ट मुझे तो लगता है ये भी हो रहा होगा कि शुभमन गिल क्या लाते थे। मैंने खैर शुभमन गिल बहुत पुरानी बात हो गई ना, अब तो चौथा सीजन है शुभमन गिल के बिना है। मैं उतना दूर नहीं जाते हैं, चौथा सीजन है, 4 सीजन लंबा वक्त। चौथा तीसरा शायद 22 से खेल रहे हैं। नहीं पहला केकेआर ना, मैं इसमें केकेआर ना मेरे ख्याल से जिद्दी ओल्ड मैन सिंड्रोम से जूझ रहा है अभी इस टाइम पे कि हमारे पास जो चल रहा है हम उसे चेंज नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसा चल रहा है चलने, जैसा ही चल रहा है चलने दो। ठीक है, तो क्विंटन डिकॉक को लेके आए, हम जैसे डिस्कस भी कर रहे थे कल, गुरबाज को लेके आए, ठीक है वो नहीं चले, पर ये जो सुनील नारायण वाला जो शक्तियों वाली बात है, ये अभी नहीं चल रही है बिल्कुल भी, और इसको शायद थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि इसको बिल्कुल सिरे से आप नकार दो, पर इसको थोड़ी देर ऐसे बैक सीट बाजू में रख के कुछ और ट्राई कर सकते हैं। और बाकी मुझे लग ही नहीं रहा, जैसे आप भी कहना चाहते हैं कि जीतने का बिल्कुल वो है कि भैया हम जीत ही जाएंगे ये मैच, तो यार हम सोच के आते हैं कि जीतेंगे ही पक्का, वो है ही नहीं। माना कि वेंकटेश अय्यर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, पर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो उनको यही बोल रहे हैं कि भैया मारो या फिर खत्म करो। ऐसा वाला मुझे मेरे ख्याल से रहाणे की साइड से भी नहीं लग रहा है। रहाणे रन जरूर मारे हैं, लेकिन वो भी इंस्पिरेशन जो होता है ना कि यार मैच खत्म कर देंगे आज, तो वो है ही नहीं। 199 पे जब उन्होंने जो टारगेट रोका, मेरे को लगा, मैंने कहा यार ये तो अच्छा है, जीत रहे हैं यार, ये तो जीत रहे हैं, पिच में कितना ही होगा, कुछ भी नहीं है, जीत रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने स्टार्ट की पावर प्ले में इतनी बेकार, वही सीएसके वाला हाल इन्होंने करा है, ठीक है। उसके बाद भैया समझ में ही नहीं आ रही है, बंदा आ रहा है जा रहा है, एंड में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, पता ही नहीं चला। उसके बाद यही नहीं समझ में आया कि इम्पैक्ट प्लेयर को जब इम्पैक्ट हो ही नहीं सकता तब लेके आए हैं अंक्रिश। मैं समझ सकता था कि फर्स्ट इनिंग में अगर इम्पैक्ट प्लेयर पे 9वें नंबर पे लेके आते तो ठीक था,
कि यार चलो आखिर में runs हाँ चाहिए मतलब कुछ। बहुत ज्यादा विकेट गिर गए हैं, मुझे रन चाहिए। आप 9 नंबर पे उसको तब लेके आ रहे हो, आपको सीख सकते हो, गुजरात से ही सीख लो ना। साई सुदर्शन को कितना प्रमोट किया है उन्होंने। बाकी टीम्स देखो, सीएसके भी सीख रही है कि भाई थोड़ा यंगस्टर बंदा ऊपर भेज दो। यार केकेआर आप सीखो, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शुरुआत से ना क्लैरिटी ऑफ थॉट मैं कहूँगा केकेआर के पास था। शुभमन गिल को रहाणे की अपेक्षा ज़्यादा आइडिया था कि पिच कैसा खेलेगी, वो उसी हिसाब से अपने गेम को लेकर के गए। मतलब अच्छा खेला उन्होंने, मतलब 199 तक पहुंचा, मतलब ऐसा नहीं था, उनको लग रहा था कि 170 वाली ही पिच है। आखिर में आकर के बटलर ने रन बना दिए, 199 तक पहुंच गई। 198 बनाए उन्होंने जीटी ने, लेकिन इनको शायद लगा कि केकेआर को 158 बनाना है, उसी हिसाब से खेल रहे थे। मतलब क्या है यार, 40 रन से आप कैसे हार सकते हो ऐसी पिच जहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं बॉलर्स के लिए बहुत। नहीं, पर इसमें ना सारा क्रेडिट, मतलब ठीक है केकेआर को आप डिमीन कर, मतलब एक लग सकता है कि आप केकेआर को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जीटी कॉन्फिडेंस में बहुत हाई है आज की डेट में, उसकी बॉलिंग यूनिट भी वैसा परफॉर्म कर रही है जैसा उनको उम्मीद थी। मतलब सच बात देखा जाए तो आप भी सोचिए ना कि आज से 1 महीने पहले जब टीम था, कागज पे टीम थी सबकी, तो आप जीटी को लेकर इतना आश्वस्त नहीं थे। आप उनकी बॉलिंग लाइनअप को लेकर भी बहुत कुछ कह नहीं सकते थे। आप गिल और बटलर के आसपास सोचते थे, उससे ज्यादा नहीं सोचते थे। तो साई तो आपको सरप्राइज दे रहे हैं ना, 400 से ज्यादा रन बना दिया भाई। साई नहीं, पिछले में भी कर रहे थे, पर हाँ इतनी ज्यादा उम्मीद शायद नहीं थी किसी की। तो वही है, तो वो चीज़ है। और दूसरा इनका बॉलिंग यूनिट परफॉर्म कर रहा है, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। राशिद खान भी आ गया फॉर्म में, बंदा एक बंदा नहीं चल रहा था, वो भी लेके आ गया केकेआर फॉर्म में। वही बात है, प्रसिद्ध कृष्णा क्या गजब गेंदबाजी कर रहा वही है। चीज़ है कि जब फॉर्म में पूरी यूनिट आने लगती है तो फिर वो टीम दिखती है, उसके गेम में दिख जाता है, वो कॉन्फिडेंट टीम है। समझना पड़ेगा कि बहुत कॉन्फिडेंट टीम है बहुत। अभी तो बड़ा मजा आ रहा है कि अभी आप सोशल मीडिया पे जाइएगा तो आशीष नेहरा का जो पोस्चर है शुभमन गिल के कंधे पे बैठ के, और उसको फिल्मों के पोस्टर से कंपेयर किया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कान में कुछ भूत गुदगुदा रहा है कि ये करना है अगला जाके। तो वो है, खैर वो अच्छी टीम है। मैं केकेआर मेरा मानना है कि इन्होंने तो बहुत अच्छा बोल दिया कि ओल्ड मैन सिंड्रोम। मैंने पिछली बार भी हम जब डिस्कस कर रहे थे तो वो एक है कि फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए सोचना पड़ेगा। देयर इज लाइफ बियॉन्ड सुनील नारायण, देयर इज लाइफ बियॉन्ड आंद्रे रसल, देयर इज लाइफ बियॉन्ड धोनी। मैं बहुत क्लियर हूं इस चीज। देखिए चेन्नई ने सोचना शुरू कर दिया कि आप देयर इज लाइफ बियॉन्ड धोनी, और आप धोनी ने भी कि अगले साल के लिए टीम बना रहे हैं। इस साल तो चलो जो है आप आगे निकलिए ना, भूल जाइए। सुनील नारायण नहीं है अब वो खिलाड़ी, ठीक है। आंद्रे रसल भी नहीं है वो खिलाड़ी। वो T10 लीग में दुबई में अच्छा खेल रहे हैं और उन बाकी लीग्स में बढ़िया खेल रहे हैं। भाई उन लीग का क्रिकेट का स्टैंडर्ड ये नहीं है जो आईपीएल में स्टैंडर्ड है। बहुत फर्क है उस स्टैंडर्ड और वहां के स्टैंडर्ड और यहाँ के स्टैंडर्ड में। और यहाँ नहीं परफॉर्म करेंगे आज के खिलाड़ी, आपको फंसाने में बहुत कामयाब रहेंगे ना। आप इंटरनेशनल लेवल पे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे हो। भाई वेस्ट इंडीज इस T20 वर्ल्ड कप में बाहर हो गया पहले, तो उस दौरान क्या था, क्या ये चेहरे चल रहे थे? नहीं चल रहे उस टीम का हिस्सा ही नहीं थे। सुनील नारायण खेल नहीं रहे थे, रसल भी नहीं खेल रहे थे। हाँ रसल तो थे ना भाई साहब। नहीं रसल रसल थे टीम का हिस्सा। रसल तो नहीं परफॉर्म कर रहे थे। तो फिर आपको उस चीज में समझ जाना चाहिए ना कि यहाँ तो हर टीम में 6 से 7 खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल का है। हर टीम में मिनिमम 6 से 7 खिलाड़ी। और आप कैसे सोच रहे हैं कि उनको आप मतलब छका लेंगे? अंडर परफॉर्म भी कर रहे हैं तो छका लेंगे। पर रसल पे ऐसे मतलब ओवर डिपेंडेंसी नहीं होगी कि 14-15 की रन रेट हमेशा, मतलब अब मैं कह रहा हूँ ओवर डिपेंडेंसी। आप रसल को लेकर क्यों आश्वस्त रहते थे? आपको मालूम था कि अगर 12 की भी डिमांड होगी, 13 की भी डिमांड हो, तो ये खिलाड़ी है जो 10 गेंद खेलेगा और 37-38 रन मारेगा, गेम सेटल कर देगा। पर रसल अब इस टूर्नामेंट में नहीं कर पा रहे हैं। वो दिक्कत आ रही है, वो दिख रहा है ना, ऑब्वियस प्रॉब्लम नजर आ रही है। लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट फंस रहे हैं। 21 रन जो कल बनाया वो हाईएस्ट स्कोर है उनका इस सीजन में। और थोड़ा मुझे लगता है नीचे भी आ रहे हैं ना। एक जो मुझे दिख रहा है कि अजिंक्य रहाणे को लेकर के आप खुद ही आश्वस्त नहीं थे कि उनको टीम मिलने, ऑक्शन में आपने खरीदा, फिर कप्तान भी बना दिया। ओवर रिलाय आप कह रहे थे रसल पर, मुझे लगता है ये टीम वेंकटेश अय्यर पे ओवर रिलाय कर रही है पिछले 2-3 साल से। आप देखें शुभमन गिल को जाने दिया, श्रेयस अय्यर को जाने दिया, वेंकटेश के पीछे आप पड़े, इतना पैसा भी उनको ठेल दिया, लेकिन से जितना रिलाय करना चाहिए उतना कर नहीं रही। आपको अगर इतना विश्वास है ना उन पे, आप लेके आओ ओपन पे उसे। क्यों नहीं लेके आ रहे हो आप उसे ओपन पे? वही फिर आप वहां कर भी नहीं रहे हो, मतलब टीम में रख रहे हो आप, बाकियों को जाने दे रहे हो उससे कम पैसे में। शुभमन गिल 16 करोड़ में रिटेन हुए हैं ना इस बार गुजरात की तरफ से। 16 करोड़ में हुए और ये 23 करोड़ में खरीदा, मतलब इनको रिटेन किया। आप देखो कंपेयर कर लो। पैसा भी अगर छोड़ दो, अगर आपने उसको श्रेयस अय्यर के आगे उसको कंसिडर किया है तो आप ये तो देखो कि उसे या तो वन डाउन
या आप उसे ओपन करवाओ। ठीक है, उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ी लीवे दो ना। उसको पावर प्ले में अगर थोड़ा बहुत मारने को चला जाएगा, 4-1 निकल गया, 2 यहाँ से निकल गए, तो उस पर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, ये प्रेशर थोड़ा जाएगा उसके दिमाग से। उस पर फालतू का आप प्रेशर डाल रहे हो आप नीचे कर करके। हर बंदा नहीं चल सकता है ऐसे, आप नीचे ही करते जाओगे। आप फर्स्ट सीजन में जब आप उसे लेके आए मिडवे थ्रू द सीजन, तो उसने क्या किया था, आपने कहां से कहां पहुंचा दिया था भैया। उस टीम में ऑयन मॉर्गन कप्तान बस कप्तानी के लिए थे, उसमें कुछ करा नहीं था उन्होंने। उन्होंने कुछ नहीं ठीक है, तो वेंकटेश अय्यर को जो प्लेस डिजर्व करते हैं वो तो दो, फिर उसके बाद जो करना है आप बोलो कि भैया ये नहीं चल रहे हैं, इसकी वजह से हम हार रहे हैं। आपने अभी भी तो टॉप ऑर्डर को ब्लेम किया है ना। यस, ब्रावो ने बोला है कि रसल हमेशा 14-15 नहीं कर सकता भाई हर ओवर में, तो आप अपने टॉप ऑर्डर को जब ब्लेम कर रहे हो तो टॉप ऑर्डर को वो उतना पावर भी तो दो। ये मुझे केकेआर की थोड़ी दिक्कत लग रही है, जो शायद मेरे ख्याल से अभी 3-4 टीमों की है, अभी भी है। ठीक। 2 फनी चीज कल हुआ, जो एक आप फनी चीज तो चाहिए। अंगकृष रघुवंशी को नीचे भेजा, फनी था वो अपने आप में, कैसा डिसीजन था। एक और था मुझे, रिंकू ने वो जो वाइड को लेकर के डीआरएस लिया था। भैया आपके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, वाइड बॉल के लिए डीआरएस ले रहे हो, रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट 14-15 का हो चुका है, मतलब क्या कर रहे हो। कई बार धोनी अपने पंत भाई से सबने सीखा है ना, गेम को थोड़ी देर रोक के देखते हैं कि आप पता लाइट टूट जाए, तो ऑलरेडी रुके हुए थे। उनकी तो लय ही नहीं आ पा रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं। वो जो 1 से 1.25 मिनट का ब्रेक होता है पूरा का पूरा गेम को बैठा देता है। और एक वाइड के लिए मतलब आईपीएल के कई चीज़ों से मैं सहमत हूँ, कई चीज़ों से नहीं सहमत हूँ। जैसे इम्पैक्ट प्लेयर को भी लेकर कई सीनियर खिलाड़ियों के अपने अपने ओपिनियन है कि नहीं ये सही गेम को सही दिशा में ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है। पर मैं ये वाइड के लिए डीआरएस वाले से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। दिस हैज़ टू बी अ फील्ड्स कॉल। तो अंपायर पे आपकी इतना भरोसा है ना भाई, सब आप उसके डिसीजन पे, अंपायर्स कॉल पे आप भरोसा कर सकते हैं। आप क्या बोलते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे अंपायर्स कॉल है तो अंपायर्स कॉल रहेगा। तो भाई वाइड को लेकर इतना क्यों मारामारी आपने कर दिया। और वो जो अंपायर्स हैं वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के वो आए हैं, अंपायर बने, पास किया उन्होंने एग्जाम। ये नोएडा ग्रेटर नोएडा वाले नहीं है, कॉर्पोरेट वाले कि किसी को खड़ा करके अंपायर करवाए, पैड पे आउट है, आप क्रॉस खेल रहे थे। वही बात है, वो ऐसा नहीं है ना। ये इस चीज से मैं सहमत हूँ, ये गेम को बहुत स्लो कर रहा है। और आईपीएल इस मकसद से आया नहीं था। हमने इसके 2 टाइम आउट एकोमोडेट कर लिए हैं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से मतलब मैं हाफ एग्री करूंगा। नो बॉल वाला मेरे को बहुत सही लगा, क्योंकि यार हर बंदा ये सोचता था कि इतनी ऊपर है, इतनी ऊपर है। आपकी हाइट हमने नाप ली है, इतनी ही होगी, ठीक है। तो वाइड के लिए थोड़ा मेरे को लगता है कि अभी भी हो सकता है। वो नो बॉल वाला जो है ना, बॉल डिप कर रही है, ये कर रही है, उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। देखिए नो बॉल, उसमें वाइड में मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए। देखिए एक बात, अंपायर के पास तो इस तरह की परिस्थितियों में बम्पर, इस मतलब मान लीजिए वेस्ट हाइट नो बॉल वाले में अंपायर के पास तो ये कॉल करने का ऑप्शन था, बिल्कुल थर्ड अंपायर के पास जा सकते थे, चला जाता। डेटा यही रहता, वो सीधे उसने थर्ड अंपायर की मदद ले ली कि भैया आई कैन नॉट टेक अ डिसीजन, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, या अंपायर को राइट्स दे देते हैं। पर ये जो वाइड के चक्कर में आप गेम को स्लो डाउन कर रहे हैं, इट्स नॉट वर्थ इट। मतलब आप गेम आपका यही, आपको पूरी दुनिया में इसी बात का रोना था कि भैया कि क्रिकेट समय ज्यादा लेता है, इसलिए लोग देखते नहीं, लोग खेलते नहीं है। अब उसमें ये छोटे छोटे ब्रेक, आइए एक और ऐड ब्रेक, एक और ऐड ब्रेक, रेडियो बना दिया है, ऐड ब्रेक ज्यादा सुना रहे हैं, गाने कम सुना रहे हैं। ठीक, मैच रिपोर्ट सुन लेते हैं। निखिल नाज ने बहुत बढ़िया मतलब चीरफाड़ की है, एनालिसिस सुनते हैं। पिछले कुछ दिनों में राजस्थान की टीम ने कुछ ऐसे आईपीएल मैचेस खेले जिन्होंने आपको हैरान कर दिया और शायद ये सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया कि क्या आप एक T20 मुकाबला ही देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो क्या आपको शायद T20 की समझ ही नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले फैसले वहां पर नजर आए। लेकिन जब आपको लगा कि इससे ज़्यादा आप हैरान हो ही नहीं सकते, तो फिर आई कोलकाता की टीम और जो मुकाबला उन्होंने खेला है गुजरात टाइटंस के खिलाफ, शायद उसको अवार्ड मिलना चाहिए द मोस्ट बिजार अप्रोच के लिए, क्योंकि बिल्कुल समझ नहीं आया कि कोलकाता की टीम आखिर करना क्या चाहती थी। इतने सारे सवाल उन्होंने खड़े कर दिए इस मैच के बारे में। पहले अगर आपको मैच के बारे में बता दें, 199 रन चाहिए थे कोलकाता को जीतने के लिए, और वो 5 रनों से नहीं हारी, 10 रनों से नहीं हारी, 15 से नहीं हारी, लगभग 40 रनों से वो ये मुकाबला हार जाते हैं। कैसे ये हारे? जैसे मैंने कहा, काफ़ी चौंकाने वाले निर्णय थे, कुछ समझ के बिल्कुल पार थे। और क्या सवाल खड़े करते हैं? सबसे पहला सवाल तो ये है कि भाई आप होम टीम है, पिच आपकी पसंद की हो या ना हो, आप होम टीम है और यहाँ सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं, तो आपको अंदाज़ा तो होगा पिच कैसे बिहेव करेगी।
आप पिच देखते हो, पिच को शायद कुछ समझते भी हो, टॉस में बोलते भी अजिंक्य रहाणे की थोड़ी ड्राई सरफेस है, फिर भी आप टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए दूसरी टीम को आमंत्रित करते हो। जब आपको पता चल जाता है कि सेकेंड हाफ में और भी मुश्किल होने वाली है बल्लेबाजी करना, क्योंकि ड्राई सरफेस आपने खुद कहा था, कोई ड्यू भी नहीं है जिससे आपको मदद मिलेगी, और वैसा ही हुआ। मुकाबले में दूसरी पारी में ज्यादा मुश्किल हो रही थी, गेंद और टर्न कर रही थी, तो फिर आपने टॉस जीतकर दूसरी टीम को बल्लेबाजी करने के लिए क्यों कहा, समझ में नहीं आया। फिर जब आप लक्ष्य का पीछा कर रहे हो, ठीक है आपको 200 रन बनाने, इतनी आसान पिच भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा तो अग्रेसिव अप्रोच दिखाओगे ना। स्ट्रेंथ क्या है कोलकाता की, स्ट्रेंथ ये है कि नंबर 9 पर, नंबर 10 पर हर्षित राणा आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। 10 नंबर पर हर्षित राणा अगर आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हो ना, आप थोड़े एडवेंचरस हो सकते हो, क्योंकि टारगेट भी थोड़ा बड़ा है, तो आप चाहेंगे कि आप शॉट बनाएं, तेजी से रन बनाएं। लेकिन वहां पर वो पार्टनरशिप आ जाती है अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर के बीच, जहां पर आप मैच से दूर होते जा रहे हो। पहले 10 ओवर में आप 6-6.5 रन प्रति ओवर की रफ्तार से अगर आप रन बनाओगे तो आप 200 रन का पीछा कैसे कर पाओगे। यानी आप बनाओ 6 रन प्रति ओवर पहले हाफ में, और फिर आप उम्मीद लगाओ कि जो बाकी बचा हुआ बैटिंग ऑर्डर है वो 15 और 16 रन प्रति ओवर की रफ्तार से रन बनाए। ये कैसे मुमकिन हो सकता है। आपको भी एक रियलिस्टिक टारगेट छोड़ना होगा। वेंकटेश अय्यर की खासतौर पर बात करूंगा, 19 गेंदें खेलते हैं, 70 का स्ट्राइक रेट है, मैच तो वहीं खत्म हो गया ना। क्या सोचा जा रहा था, कप्तान अजिंक्य रहाणे भी वहां मौजूद थे, ठीक है उनका स्ट्राइक रेट 130 है, उन्होंने 50 बनाया, एक एंकर हो सकता था, लेकिन फिर भी किसी को तो रिस्क लेना था, चाहे वो रहाणे होते या वेंकटेश अय्यर होते। वहां पर कुछ फैसले आपको लेने थे, मैच आपके हाथ से जा रहा था, जब आप 5वें 6ठे 7वें 8वें 9वें ओवर में कर रहे थे, फिर भी आप उस अंदाज में बैटिंग कर रहे हो, 11वें ओवर में जाके फिर आपका विकेट गिरता है। तो वो पार्टनरशिप ऐसी थी जिसने आपको मैच हरवा दिया। बाद में जाके रसल, रिंकू या रमनदीप रन बनाते या नहीं, मुमकिन हो चुकी थी स्थिति पहले 10 ओवर में जिस तरह से आपने बैटिंग की, और वैसे भी वो लोअर ऑर्डर तो आउट ऑफ फॉर्म था, ये भी आपको पता था। अगर आप ये चीज जहन में रखते तो कुछ अच्छी तरह से बल्लेबाजी तो करते। वहां से दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है। तो आपने एक टॉस के बारे में बात की, एक पार्टनरशिप के बारे में बात की, और अगर आपके पास मौका था तो आप अपने कोई इनफॉर्म बैटर को भी तो लेके जाएंगे। अंकुरिश रघुवंशी है, एक युवा बल्लेबाज, वो शायद इकलौते बल्लेबाज रहे हैं इस सीजन में जिन्होंने रन भी बनाए हैं और इंटेंट भी दिखाया है। उनको आज आपने भेजा 9 नंबर पर बैटिंग करने, 9 नंबर पर आए वो बैटिंग करने, वहां भी वो 27 रन बना गए 200 के स्ट्राइक रेट से। अब भाई आपके पास है सब बल्लेबाज है इस सीजन में है जो रन बना रहा है, तो आपको वहां जरूरत है ना ऊपर। वही 19 गेंद जो वेंकटेश अय्यर ने खेले, अगर रघुवंशी खेल जाते, वहीं अगर 200 के स्ट्राइक रेट पर 30 रन आपको देते, तो शायद आप बैठे होते 90 रनों पर 10 ओवर के बाद। फिर अगर आपको चाहिए 100 रन उसके बाद अगले 10 ओवर में, वो मुमकिन हो सकता था। पर आपने बैटिंग ऑर्डर में ये फैसला लिया, किसने लिया पता नहीं। वो वेंकटेश अय्यर का प्राइस टैग है क्या, जिससे आपको अब उनको कंपलसरी वहां खिलाना ही है, चाहे आप उससे मैच भी हार जाएं। ये भी चौंका देने वाला फैसला था। 3 बड़े बड़े फैसले जो यहां पर करे हैं जिन्होंने हैरान कर दिया। उसमें से एक चौथा भी मैं ऐड कर देता हूं, वो था जब आप गेंदबाजी कर रहे हो शुरुआत में, 2 राइट हैंडर बैटर हैं जो फॉर्म में है, साई सुदर्शन, शुभमन गिल बैटिंग कर रहे हैं। आप एक ऑफ स्पिनर को देते हो, 1 ओवर दे दिया, चलो सरप्राइज एलिमेंट के लिए मोइन अली का, आप उनको दूसरा ओवर देते हो, तीसरा ओवर देते हो, शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेल रहे हो, तीसरे ओवर में इतने रन बटोरे मोइन अली के बाद, उसके बाद पकड़ में नहीं आया 2 सलामी बल्लेबाज। आपको पता है गुजरात का गेम प्लान टॉप ऑर्डर पर ही है, उनका मिडिल ऑर्डर अनटेस्टेड है। आपको शुरुआत में अगर विकेटें मिलेंगी आप वो मुकाबला जीत जाओगे। जब आपको शुरुआत में विकेटें चाहिए तो क्या आप अपने बेस्ट बॉलर्स को नहीं डालोगे? सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, उनको डालने चाहिए थे 3-3 ओवर शुरुआत में कि गेम बदल जी जा सकती है। आप एक ऑफ स्पिनर को डाल रहे हो, चलो लेफ्ट हैंडर भी होता, आप समझ सकते हो, एक ऑफ स्पिनर डाल रहा है 3-3 ओवर, 2 राइट हैंडर वहां पर है। ये भी जो रणनीति थी, कप्तान की हो या कोच की हो, जिसकी भी हो, ये भी समझ के बिल्कुल पार थी। 4-5 हैरान कर देने वाले फैसले कोलकाता के। लेकिन इस सब के बीच भूलना नहीं चाहिए, दाद देनी होगी गुजरात टाइटंस की भी। उन्होंने तो कंडीशंस बेहतर समझी, उन्होंने जिस अंदाज में बल्लेबाजी करी शुरुआत में, वो समझ गए। देखिए इससे पहले वहां जो मैच हुआ था ईडन गार्डन्स में, उसमें 238 रन बनाए थे लखनऊ ने, और लगभग उस लक्ष्य का पीछा कर दिया था कोलकाता ने। तो एक हाई स्कोरिंग मैच था। गुजरात
विजिटिंग टीम थी, उनको नहीं पता था पिच कैसे बिहेव करेगी, लेकिन वो समझे, उन्होंने ये समझा कि 170-180 रन यहाँ मैच विनिंग टारगेट होगा। वो अलग बात है, वो 199 का उन्होंने टारगेट दे दिया क्योंकि बटलर ने आके नीचे रन बनाए, लेकिन साई सुदर्शन और गिल ने जिस सूझबूझ के साथ कंडीशंस को समझा, बैटिंग करी, शुभमन गिल के 90 रन, शानदार रन, और साई सुदर्शन सबसे कंसिस्टेंट बैटर इस आईपीएल सीजन में, और फिलहाल उनके पास ऑरेंज कैप है और वो पूरी तरह से हकदार भी हैं ऑरेंज कैप की। तो ठीक है, कोलकाता ने बड़े अटपटे फैसले लिए, लेकिन फुल क्रेडिट टू गुजरात की टीम। ये तो हो गई बैटिंग की बात, उनकी गेंदबाजी भी आप देखें, शायद इस आईपीएल की सबसे बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है। और आप मत भूलिएगा, ये बॉलिंग लाइनअप अपने एक दिग्गज गेंदबाज के बिना खेल रहा है। रबाडा पर्सनल रीजंस की वजह से यहाँ नहीं है, फिर भी देखिए क्या परफॉर्मेंस है। प्रसिद्ध कृष्णा तो है ही आउटस्टैंडिंग, उनका परफॉर्मेंस जिस तरह से रहा है, पर्पल कैप है उनके पास, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप दोनों गुजरात के पास है फिलहाल। उनका परफॉर्मेंस यहाँ पर भी शानदार रहा। उसके साथ साथ सिराज आप देख रहे हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, साई किशोर ने भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी करी। तो जो भी आप गुजरात के गेंदबाज देख रहे हैं वो एन मौके पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक गेंदबाज से जो आउट ऑफ फॉर्म थे वो थे राशिद खान, उनका भी फॉर्म में वापसी करवा दी है कोलकाता ने। तो अगर एक तोहफा दिया ना कोलकाता की टीम ने बाकी टीमों को इस आईपीएल में, वो ये कि देखिए राशिद खान आउट ऑफ फॉर्म थे हमारे साथ, उनको भी हमने कॉन्फिडेंस दिला दिया, 2 विकेट उन्होंने चटका लिए, पुराने अंदाज में नजर आ रहे थे। तो अगर उनको भी एक मैच चाहिए था फॉर्म में आने के लिए, कोलकाता ने गुजरात को वो मैच भी दे दिया है। तो ये था लेखा जोखा जो मुकाबला हुआ गुजरात और कोलकाता के बीच। देखिए मेरी माने कोलकाता आउट ऑफ प्ले ऑफ रेस है, मैथमेटिकल चांस है, लेकिन अब मुश्किल नजर आता है यहाँ से उनका क्वालिफाई करना। गुजरात दूसरी तरफ इकलौती टीम है 12 अंकों के साथ बैठी है, और मुझे लगता है उनको तो आप क्वालिफाइंग स्पॉट दे ही दीजिए। 16 में हो जाता है लगभग, 2 जीत चाहिए, 6 मुकाबले बाकी हैं। जिस अंदाज में वो खेल रहे, रबाडा भी वापस आने वाले, तो उनका क्वालिफाई करना प्लेऑफ्स के लिए पक्का है। ये थी मैच रिपोर्ट कोलकाता बनाम गुजरात के मुकाबले की। थैंक यू निखिल सर। तो कल वाले मैच पे बात कर ली हमने। थोड़ा एक जो रह गया है कंट्रोवर्सी, वो चूंकि ईडन गार्डन से ही जुड़ा है, सीएबी जो है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, उसने बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी। ऐसी खबरें निकल के आई हैं, उसके सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखी कि हर्षा भोगले और साइमन ड्यूल 2 कमेंटेटर्स ने केकेआर को ये सलाह दी कि मतलब होम ग्राउंड को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही थी कि आप अपना होम बेस चेंज कर लो, है ना। किसी ने कहा कि नहीं, ईडन गार्डन्स को करना चाहिए अकोमोडेट जो कह रहे हैं वो। तो इस पर चिट्ठी लिखी गई कि भाई इन दोनों को बैन कर दिया जाए, ईडन गार्डन्स में कमेंट्री ना करने दिया जाए। कल हमने नहीं भी देखा हर्षा भोगले को, उसके बाद हर्षा का क्लैरिफिकेशन भी आ गया, आप बता रहे थे, है ना। एक चीज़ पूछना है कि आपने शो की शुरुआत में एक बात कही कि कुछ लोगों ने कमेंट किया बहुत ज़्यादा हिंदी दां हो गया। तो क्या तुमने उस यूजर को ब्लॉक कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। दिल बड़ा है आपका? बिल्कुल, 56 इंच का है। बाकी अबे दिल की बात हो रही थी, मेरा दिल ही 56 इंच का। तो आपने ब्लॉक नहीं किया? बिल्कुल नहीं। दिल बड़ा है आपका? बिल्कुल। तो बस यही अकोमोडेशन क्रिकेट बंगाल से उम्मीद की जाए, दिल बड़ा रखिए ना। कोई आपको सजेशन दे रहा है तो बुरा क्यों लग रहा है? उनको बुरा ही लग रहा है, पहले मैच से ही बुरा लग रहा है। वो क्यूरेटर कह रहा है कि मैं बीसीसीआई की सुनूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। यार आप थोड़ा सा एडवांटेज तो दे सकते हो ना किसी को। होम साइड है, आईपीएल चल रहा है भैया, उसका पूरा का पूरा इतना, आप वो भी जन छोड़ो, इतने पैसे लगा हुआ है फ्रेंचाइजी का, वो एक्सपेक्ट कर रहा है आपकी भी कमाई हो रही है। हाँ, और आप कह रहे हो कि मैं उसकी नहीं सुनूंगा, ये नहीं सुनूंगा। तो इसलिए ब्रावो ने ठीक कह दिया कि यार ये गुड विकेट था, ठीक है, हाँ, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। ये कंट्रोवर्सी में मैं परेशान हो गया हूँ। रहाणे ने भी करा है कि उसको बहुत फुटेज मिल गई है, लेकिन ये खेल रहे हैं ना, ये क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, अगर इन्होंने लिखी है, हम सोर्सेस के हिसाब से अगर इन्होंने लिखी है तो ये बहुत गलत काम किया है इन्होंने कि आप कमेंटेटर्स को ऐसे, क्या वॉइस नहीं होगी क्या किसी की? ये बात है नहीं, ये बड़ा ये देखिए इस देश में, ये हम लोग शो शुरू होने से पहले भी डिस्कस करें, इस देश में खास करके बड़े पद पे बैठे और जहाँ पे कोई भी ऐसे स्टेज पे बैठे जहाँ के हर डिसीजन को क्रिटिकली एग्जामिन किया जा सकता है, उन लोगों को दूसरों की सलाह सुनने की आदत खत्म हो चुकी है। वो नहीं सुनने को तैयार है। कमेंटेटर्स, पता नहीं भारत की प्रॉब्लम है, ऑल्दो वहाँ भी विदेशों में, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में भी क्रिकेटर्स कमेंटेटर पे बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं कि भाई तुम मुझे मत बताओ। आप सबसे बढ़िया सीन आपको याद कर रहा है, दिनेश रामदीन ने इंग्लैंड में सेंचुरी मारी, एक कागज निकाला है, वैसे भी समथिंग लाइक दैट, वो विवियन रिचर्ड्स को बोले थे, अब बोलो विवियन रिचर्ड्स। तो क्रिकेटर का एटीट्यूड ऐसा होता है। तो ये जब क्रिकेटर इस तरह का एटीट्यूड लेके मैदान पे उठता है तो
पिच क्यूरेटर क्यों नहीं? इसमें ना एक और स्टोरी पक रही है, जो कहानी एंगल जो निकल के आ रहा है कि जिस तरीके से केकेआर ने सौरभ गांगुली को ह्यूमिलिएट करके निकाला था, अब वही बदला लेने की अरे कोशिश नहीं की जा यार, रही है। मतलब ये जो सोशल सब मीडिया पे बहुत- चल रहा है कि अभी तक वो उससे उबर नहीं पाए हैं कि गांगुली को तुमने ये किया, इसलिए ना उनके मनपसंद के पिच देते हैं और बीच में उंगली भी करते रहते हैं। नहीं ये सब ये बहुत- मेरे ख्याल से ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हाँ, पैदाइश है। बढ़िया है, बढ़िया है। अपना अपना तरीका है जैसे है। अब बेचारे हर्षा भोगले को पब्लिकली आके बताना पड़ रहा है कि नहीं भैया रोस्टर पहले बना था, मुझसे पूछा गया था। मतलब सफाई दे देते हैं भाई। विवाद तो बता दिया इसने कि भाई हर्षा भोगले और साइमन डोल से दिक्कत है। हर्षा भोगले एक ऐसा नाम है जिसको क्या कहते हैं, कमेंट्री को लेकर हमेशा क्वेश्चन किया गया। ऑल्दो मैं मानता हूं कि सबसे कम कंट्रोवर्शियल बातें करने वाला आदमी है वो। कमेंट्री पैनल में उनकी एक बोली बात को सीधे तौर पे कंट्रोवर्सी से नहीं जोड़ा जा सकता। दिक्कत यह है कि हर्षा भोगले आपके मन की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। अब हर्षा भोगले को पब्लिकली आके सफाई देनी पड़ रही है कि भैया रोस्टर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बना था। 2 मैचेस के मेरे पास रोस्टर आए थे कि आपको 2 मैचेस कलकत्ता में कमेंट्री करनी है। मैं 1 मैच में कर चुका हूं। दूसरे मैच में मेरे परिवार में एक बीमारी थी जिस कारण से मैं उपलब्ध नहीं रहा। तो कल की जो कंट्रोवर्सी है वो आप गलत तरीके से देख रहे हैं। आप कुछ भी अपना कंक्लूजन निकाल रहे हैं। ये कंक्लूजन नहीं है कि सीएबी ने लेटर लिखा बीसीसीआई को और ये मैं नहीं है, मुझे कमेंट्री नहीं करने दिया गया। खैर, अब हर्षा भोगले की बात एक बल्कि सही मान लेते हैं, पर हर्षा भोगले जितनी अच्छे से सफाई दे रहे हैं उतना भी मामला साफ है नहीं, ठीक है। क्योंकि हर्षा भोगले का हिस्ट्री हमको निकालना पड़ेगा कि हर्षा भोगले के बारे में पहली बार कब सवाल आया। पहली बार हमने अमिताभ बच्चन को, सदी के महानायक को, उनको क्वेश्चन करते देखा। धोनी कप्तान थे उसमें, धोनी का भी आया था नहीं कुछ। था, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था। उस दौरान इंग्लैंड मतलब सुसाइडल बैटिंग कर रही थी, तो हर्षा भोगले की कमेंट्री भी वैसी थी कि इंग्लैंड व्हाट आर यू डूइंग। मतलब बटलर का क्लीन बोल्ड होना, जडेजा पे, वो सारी चीजें आप याद करिए कि सुसाइडल बैटिंग है ना यार। 120 रन 25 रन कैसे नहीं चेज हो सकते 20 ओवर में भाई? कितनी भी कमजोर पिच पे चेज हो जाएगा। और वो इंग्लैंड में खेल रहे थे, इंग्लैंड में अपने घर में खेल रहे थे, तो भाई उसने उस तरह से कमेंट्री की। और कमेंट्री का मतलब ही यही होता है ना कि यू कॉलिंग आउट द मैच जो आपको आंखों के सामने दिख रहा है, विद लिटिल बिट नॉलेज ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री एंड लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट सिचुएशन। यही है कमेंट्री का काम। वो ऐसे कर रहे थे। महानायक साहब को बुरा लग गया, ठीक है, महानायक साहब को बुरा लग गया, उन्होंने अपनी बात पब्लिक रख दी, पर उसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो बाद में पता चलता है कि धोनी साहब भी नाराज हो गए इस बात से, कि धोनी साहब ने भी उनको कॉल आउट कर दिया कि ये हमारे फेवर में कमेंट्री नहीं करते हैं। धोनी साहब देश के लिए ना, मैं धोनी साहब के लिए मैं बता देता हूँ, धोनी साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ सालों से। हाँ, देश के लिए कमेंट्री नहीं करते। देखिए हमने कुछ नहीं बोलने का। नहीं देखो, इसमें हमको माना कि सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी क्रिकेट से जुड़े सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी लोग पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पाकिस्तानी अंपायर से ज्यादा राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट लोग कोई नहीं होता था। गेंद आपके पैड पे लग जाए, और अगर आप पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं, नहीं मैंने बल्ले को लगते देखा है गेंद पे, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल अंपायर वाला आया था, कॉन्सेप्ट आया। तो राष्ट्रवादी अंपायर तो पाकिस्तान नहीं बनाए हैं आज तक। इंग्लैंड की टीम खेलने नहीं आई थी। हाँ, तो वो खैर धोनी जी बहुत साइलेंटली, धोनी जी के ना क्रिकेट के फील्ड पे ना इन तरह के लोगों से हमेशा मतभेद रहे हैं। डेरल हार्पर से उनका मतभेद रहा है, जिसपे डेरल हार्पर ने बहुत पब्लिकली बोला था, यू आर द सेम। शायद उनका वर्जन था कि यू आर द सेम, वी हैड प्रॉब्लम, हिस्ट्री ऑफ प्रॉब्लम्स विथ यू मिस्टर हार्पर। उन्होंने हार्पर साहब को बोला था। तो खैर वो ठीक है, धोनी साहब ने बोला, चले गए हर्षा भोगले। 1-1.5 साल का सबैटिकल रहा। वो तो क्रिकेट के पैनल बदला, कमेंट मतलब बीसीसीआई का पैनल बदल गया, बीसीसीआई की कमान कुछ इंडिविजुअल कैपेसिटी वाले लोगों के पास चली गई, तो हर्षा भोगले की वापसी हो गई। पर हर्षा भोगले आपके देखा जाए बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो क्रिकेट इत बड़े लेवल पे नहीं खेलने के बावजूद उस गेम को कॉल आउट कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं। ऐसा कल्चर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे देशों में ही है। कुछ ऐसे कमेंटेटर्स हैं जो मल्टीपल गेम्स कॉल आउट करते हैं। जो आपने अपना जो सेन रेडियो के मेन कमेंटेटर हैं, ही इज प्लेइंग लाइक ए ग्लैडिएटर, जो विराट कोहली वाली जो कमेंट्री कर रहे थे, ग्लैडिएटर नहीं, एम्परर बोला था, एम्परर बोला था, उस कमेंटेटर का नाम क्या था, जो मैं नाम मिस कर रहा हूँ। वो ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल भी कॉल आउट करते हैं, एएफएल भी कॉल आउट करते हैं, वो क्रिकेट भी कॉल आउट करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं। और हर्षा भोगले भी सिर्फ इस गेम को नहीं कॉल आउट किया, उन्होंने शुरुआती दिनों में मल्टीपल गेम्स को कॉल आउट किया। तो
गेम को जब एक बार इतनी लंबे समय से कोई खिलाड़ी देख रहा है और कुछ सजेस्ट कर रहा है तो उससे इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने तो मैं बोल सकता हूँ भैया, मेरा ना रणजी से ना सीके नायडू से किसी टूर्नामेंट से कोई वास्ता नहीं रहा है, मैंने नहीं खेला, पर अपन बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। आप जाके कमेंट बॉक्स में मुझे गालियां दे सकते हैं भरपेट, पर मैंने 1992 से बहुत गंभीरता से क्रिकेट देखा है। आई कैन रिमेंबर 1992 वर्ल्ड कप। तो मैं अगर देख रहा हूं गेम तो कुछ तो समझ डेवलप की होगी ना, इंसान देखते देखते डेवलप करता है। मैं अब आपने बोला कि केकेआर ओल्ड मैन्स प्रॉब्लम से जूझ रहा है, ये किनका ऑब्जर्वेशन है? अब इस ऑब्जर्वेशन का मतलब है क्या कि भाई साहब अगले मैच में कैसे बोल दिया आपने? कलकत्ता वाले इनको ढूंढ रहे हैं बहुत दिनों से, क्रिकेट सीएबी वाले इनके खिलाफ भी लेटर लिखेंगे। ईडन गार्डन्स में घुसने नहीं दूंगा। केशव को एक लेटर, मैं गया भी नहीं आज तक। केशव को एक लेटर मिला अगले दिन, इनको अपने पैनल से हटाइए। अब हम लोगों के साथ दिक्कत है कि हम ये भी नहीं बोल सकते रोस्टर पहले से बना हुआ था। खैर मतलब ये बहुत हास्यास्पद है, चाइल्डिश है, बहुत चाइल्डिश है। मतलब साइमन डोल क्यों नहीं बोले? मैं बोल रहा हूं कि साइमन डोल को कलकत्ता वालों से ज्यादा बुरा इंडिया वालों को लगना चाहिए। बीजीटी शुरू होने से पहले साइमन डोल ने बोला था कि इतना स्मार्ट शेड्यूल बनाया है ऑस्ट्रेलिया वालों ने इस बार इंडिया के लिए, 5-0 से हरा के भेजेंगे। सबसे क्या कहते हैं, पहला मैच इनको पर्थ में खिलवा रहे हैं, जान लगवा देंगे। दूसरा मैच में ले जाएंगे फ्लैट पिच पे, डे नाइट में, वहां 5वें मैच से आते आते हफ पफ करने लगेंगे इनके बॉलर्स उतने दिन खेल ही नहीं पाएंगे। और हुआ ना, बुमराह हो गए इंजर्ड। और सिराज को आप बोलो ना मानो, वो भी बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं उससे। अब बताइए, अब साइमन डुल को तो हम भारत वालों को तो साइमन डुल को भारत में घुसने ही नहीं देना चाहिए। ये इतने इंडिया पाकिस्तान वॉर्स होते हैं ट्विटर पे ऐसे कीबोर्ड वॉरियर के बीच में, यार आप उसी के चलते साइमन डुल को थोड़ा सा वो देते हैं। उन्होंने बाबर आजम को जो क्रिटिसाइज करा है, ठीक है, तो उसके बाद आप ये कह सकते हो ना कि वो बंदा सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं बोल रहा है, काफी लोगों के बारे में वो बोल रहा है ना, सिर्फ उसको मतलब वो बायस नहीं है। ना वो यार वो गेम से प्यार करता है। आप सोचिए कि यार सुनील गावस्कर पूरी जिंदगी इस देश के लिए डिवोट किया क्रिकेट में। कमेंट्री पैनल में वो बंदा ऋषभ पंत होने के आउट होने के बाद स्टूपिड वाला रिएक्शन मैं मानता हूं बहुत नॉर्मल था। उनसे अगला लाइन ज्यादा जहर है। हाँ, you should not go to that dressing room. You should go in opposition dressing room. ये बात बहुत गुस्से में बोली होगी। यस पर ऐसा हो गया कि उसके इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि उस आदमी का कि इंडियन क्रिकेट के और उस टाइम हर्षा भोगले ने उनकी रिस्पेक्ट की थी कि भैया जब वो बोल रहे हैं तो मैं बीच में ना बोलूं, नहीं बोलूं, मैं नहीं बोलूंगा। और उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया वेल, मतलब कि आप देखो मैं तो नहीं बोलूंगा। और उसके बाद वही बंदा सुनील गावस्कर चैंपियंस ट्रॉफी में आप टूर्नामेंट जीतते हैं, वो बच्चों की तरह नाचता है। यस, तो क्या उसने आपको प्यार करना छोड़ दिया था? अगर आप कंप्लेंट तो गावस्कर साहब के अगेंस्ट भी गया था, ऐड भी किया स्पोर्टिंगली ऐड किया, और उन्होंने ये भी बोला कि मैंने डांटता हूं पर मैं चाहता हूं कि ये लोग जीते। हालांकि कंप्लेंट उनकी भी हुई थी, कुछ खिलाड़ियों ने की थी, बट गावस्कर उनके। आप कर लो कंप्लेंट, कितनी कंप्लेंट करोगे? और मैं भी ये कहता हूं, मैं हर चीज जो गावस्कर बोलते हैं मैं उससे एग्री मैं भी नहीं करता हूं। बिल्कुल, वो इतने बड़े प्लेयर है, मेरे पापा बताते हैं कितने बड़े प्लेयर थे। सही बात है, ठीक है, मैंने तो इतना देखा नहीं, बस हाइलाइट्स में देखा और पढ़ा है, लेकिन वो भी नहीं होते और मेरे ख्याल से वो भी एक्सेप्ट करेंगे कि यार, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनके खिलाफ लेटर लिख रहे हो। आप यार आप पिच क्यूरेटर के चक्कर में आप ऐसे कर रहे हो, मतलब थोड़ी सी क्या यही बोल दिया ना कि पिच नहीं बनाई, वो कह रहा भाई मेरी ऐसी बन रही है, मैं ऐसी बनाऊंगा, बात खत्म हो गई। बड़ी दिक्कत हो गई है। हमें हिंदी कमेंट्री नहीं समझ में आ रही है, जहाँ पे क्या ही बोला जा रहा है, वो 2-3 शायरी की किताबें रख दी जा रही हैं वहाँ पे, शेर और लोमड़ी क्या हाँ, वो डिस्कवरी चैनल के एनालॉजीज लाए जा रहे हैं। जंगल है गुरु, जंगल नहीं, जंगल तो नहीं है, घास दिख रही है, जंगल में घास कहाँ होता है? रैना, हरभजन और धवन है थोड़ा, फिर भी अब धीरे धीरे कॉल आउट हुआ तब उन लोगों को रियलाइज हुआ। मतलब ये चीज हम गेस्ट इन द न्यूज रूम में मोहम्मद कैफ आज से 1.5 साल पहले आए थे, ठीक है, 1.5 साल पहले। तो उस दौरान भी मुझे बहुत दिन से मैं ये सवाल मन में लेके बैठा था। मैं बोला कैफ भाई आपसे एक सवाल करना है, तो मैंने यही बात उनसे पूछी थी कि हिंदी कमेंट्री बॉक्स में जो भी हो रहा है उसको कमेंट्री तो नहीं कहते हैं, कमेंट्री गेम कॉल आउट करते हैं। शॉट कैसे मारा उसने, फील्डर की पोजीशन क्या थी, कहाँ बॉल डालने की कोशिश थी, शॉट, ये बातें होती हैं। बाकी गुरु तू जिंदगी में आग लगा देगा, ये सुनने के लिए मेरे दोस्त हैं भाई, वो पता उनको पैसे भी नहीं मिलते, फ्री में सुना रहे होते हैं मुझे, और हम भी हैं थोड़े बहुत हम भी कर सकते हैं वो काम, मैं क्यों सुनूं यार? अब उससे मन हमारा लगता नहीं है। अब अंग्रेजी में जब ढंग के कमेंटेटर्स हैं तो सुनने
तो सुनने दो ना यार, उसने 4 ऑब्जर्वेशन दिए, तो स्पोर्टिंगली उसको लो ना, स्पोर्ट्स से जुड़े आदमी हो और स्पोर्टिंगली एक कमेंट को नहीं ले पा रहे हो, ले सकते हैं आसान। अभी रिसेंटली हुआ था सर ये वैभव सूर्यवंशी जब बैटिंग करने आए पहली बॉल पे छक्का, मेरे ख्याल से हर्षा भोगले थे, उन्होंने सिर्फ उधर का नहीं बताया, अपने कमेंट्री का भी बताया कि ही हैज हिट अ सिक्स वगैरह वगैरह बोला, और कि मेरे साइड में जो शेन वॉटसन बैठे हैं उनका जॉ ड्रॉप हो गया, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ऑब्वियसली ना, 14 साल का लड़का अगर पहली गेंद पे छक्का मार देगा तो आप क्या बोलोगे? ऑब्वियसली प्रोफेशनल क्रिकेट मतलब सोचो कि कितने बड़े बड़े खिलाड़ी समूह के, यही है। देखिए ये बहुत ही नॉनसेंस, मतलब देखा जाए तो ये नॉनसेंस कल्चर है इंडियन क्रिकेट टीम में, तो नहीं कहेंगे पर इंडियन क्रिकेट से जुड़े लोगों में ये है। कमेंटेटर्स को कॉल आउट करना, उनकी बातें अगर मुझे पसंद नहीं आती है तो ये तो राजा का दरबार बना लो, सारे मंत्री सरपंच सब रख लो अपनी मर्जी के, सब दिन भर सारे नवरत्न लगा लो, दिन भर आपकी तारीफ करते रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। राइडो सर चेन्नई के मैच में करेंगे रोस्टर उसी हिसाब से बनेगा, सब खुश, तुम भी खुश, मैच हारोगे भी तो बोलोगे क्या खेले बॉस, जीते जीते रह गए, कभी नहीं बताएगा कि आप मैच हारेंगे, वो उसमें भी बोलेगा सर आप जनाब आप जीते जीते रह गए, जरा सी चूक हो गई, जरा सी चूक हो गई। अब वो चूक 40 रन की है T20 में, पर आपकी तारीफ ही कर देंगे हम। चलिए कोई नहीं। राजा से बात थोड़ी, नवाबों के शहर लखनऊ में आज कारवां पहुंच रहा है और दिल्ली कैपिटल्स की टीम लखनऊ से भिड़ेगी। देखा जाए तो ऊपर की टीमें हैं, ये दूसरे तीसरे नंबर की टीम, मतलब लखनऊ तीसरे नंबर पर नहीं है बट ऊपर में ही है ना, टॉप लखनऊ फाइट में है, फाइट में है बिल्कुल, पॉइंट्स सेम ही है ना, 10-10 पॉइंट्स दोनों के ही हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने शुरुआत गजब की थी जहां से वाइजैक से शुरू किया था, जीतना 4 मैच लगातार जीते, उसके बाद थोड़ा हारे हैं, सुपर ओवर में 1 मैच जीत के आए हैं, तो थोड़ा सा ना इनकी भी गाड़ी यहाँ पे फंसती हुई नजर आ रही है, और कारण ये है कि उनका टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है ना। दिल्ली की बात अगर करें, लखनऊ की अगर देखें, लखनऊ की तरफ तो निकलस पूरन शुरुआत बहुत टॉप ऑर्डर ही चल रहा है, हाँ टॉप ऑर्डर ही चल रहा है, पूरन अपने दम पे पूरन मार्च, और अब जाकर के माकरम ने भी पार्टी ज्वाइन कर ली है। पूरन थोड़े 2 मैच से नहीं चले हैं, लेकिन माकरम वहाँ पे खेल रहे हैं। अब ये भी है कि लाल मिट्टी वाली पिच पे आज मैच है, तो थोड़ा लाल मिट्टी वाली मैच पिच पे फंस जाती है लखनऊ की टीम, है ना। क्या लग रहा है? हो सकता है लेटर लिखे इस बार, फिर वो भी इस बार ऐसे हो सकता है लखनऊ की टीम ऐसा लेटर लिख सकती है वहां के स्टेडियम वाले कि खिलाड़ी बदल दो इस बार कमेंटेटर ने इसे खिलाड़ी लाओ जो लाल वाले पिच पे खेल सकते हैं और हमारी बेइज्जती करो। वो तो संजीव गोयनका ने कर दिया ना बट ये भी देखिए आज गोयनका साहब होंगे वहां पे, केएल राहुल भी होंगे। मैं तो मतलब वो मीम चल रहा है ना आजकल, एब्सोल्यूट सिनेमा मैं वेट कर रहा हूँ बहुत अच्छे से। उन्होंने डाला भी है, एक वीडियो डाला है दिल्ली कैपिटल्स ने, उसमें केएल राहुल वॉक करते हुए आ रहे हैं और वहाँ पे एनिमल का ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, और वो ऐसे बस आके बस छू रहे हैं। तो एक होम ग्राउंड में तो तबाही मचा चुके हैं वो वहाँ पे बेंगलुरु में, अब दूसरे की बारी, अब क्या करते हैं वो हमें नहीं पता। मैं तो चाहता हूँ कि राहुल कुछ रन बनाए, और अच्छा मजा खेल भी रहा है, अच्छा खेल भी रहा है। अभी राहुल बहुत दूर मतलब पिछले बार भी जो हम लोग डिस्कशन हो रहा था कि कप्तान नहीं होने का बर्डन उनको उनके फेवर में गया है, वो दिखता है उनके गेम में। वो एक्चुअली गेम को गेम के हिसाब से खेल रहे हैं। अब उस प्रेशर में नहीं है कि मैं कप्तान हूं तो मुझे स्कोर पूरा लीड करना है, मेरी जिम्मेदारी है। वो जानते हैं कि गेम की रिक्वायरमेंट ये है, मुझे इतना करना है, और वो कर रहे हैं। इसलिए राहुल दिख रहे हैं, वो आपको सारे फंसे मैचेस में भी खड़ा होकर बंदा मैच निकालेगा, बंदा रन स्कोर करेगा, वो अच्छा है। मतलब कि ये इट्स अ गुड साइन फॉर इंडियन क्रिकेट। राहुल, इस किस्म का राहुल आप किसी भी सेटअप में आप एंट्री दे सकते हो इसको कि नहीं, ये T20 में भी जरूरत के हिसाब से खेल सकता है, वनडे में भी खेलेगा और टेस्ट में भी खेलेगा। और इंग्लैंड का दौरा तो मेरे सामने, हम तो भाई कुछ भी, हम इंडियन क्रिकेट फैन है, मेरे लिए तो भाई 22 जून है 25 मई तक आप देश प्रेम हम नेशनलिस्ट आदमी है, हम 22 जून देख रहे हैं कि भैया 22 जून में हम इंग्लैंड में हैं, वहाँ टेस्ट मैच खेलना है। खैर मतलब राहुल से ज़्यादा अच्छा है कि किसी दोस्त से डिस्कशन हो रहा था तो वो ऐसे ही बोला कि यार इस बार ना 2 कप्तान हम लोगों को सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया। एक अक्षर पटेल जिसको हम लोग कप्तानी के लिए जानते ही नहीं थे, और दूसरा रजत पाटीदार। बहुत बेफिक्री में गेम चल रहे हैं दोनों के, कि मैं उतना कोई प्रेशर नहीं है, भैया जीते तो जीते, नहीं जीते तो नहीं जीते, और जीत ही जा रहे हैं ज़्यादा चांस में ये। और पता नहीं क्यों केविन पीटरसन के आने से दिस टीम हैज़ अ डिफरेंट एटीट्यूड।
भाई केएल राहुल तो बहुत खुश है। भाई अपने कोच को ट्रोल कर देता है यार, ऐसे थोड़ी होता है यार। कोच को ट्रोल कर दिया आके कि भाई बीच में 2 बार ऑन कैमरा, ऑन कैमरा कि बीच में छुट्टी मना कर दिया जाए, ऐसा ही कोच होना चाहिए और क्या। खैर मतलब वही है कि दैट्स सेज लॉट अबाउट द टीम एनवायरनमेंट। यस एंड राहुल ने ये बिफोर मेरे ख्याल से बिफोर ऑक्शन बोला था या कब बोला था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मेरे को कैप्टनसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे टीम एनवायरनमेंट ज्यादा बढ़िया चाहिए। तो जैसे कॉर्पोरेट कल्चर होता है ना कि यार मेरे को टीम लीड मत बनाओ, मेरे लिए ऐसा माहौल बनाओ कि मैं अपना काम करूँ, घर चला जाऊँ। यस और वो दिख रहा है इस टीम में ना, वो टॉप ऑर्डर वाली दिक्कत है अभी भी। वो मैकगर्क को लेकर बहुत उम्मीदें थे कि आएगा तो बंदा, मैकगर्क को तो बाहर भी कर दिया था, करुण नायर और अभिषेक पुरेल। हाँ तो लगा था मैकगर्क वाला एक्सपेरिमेंट सही रहा नहीं। पुरेल ठीक खेल रहे हैं, पुरेल ने सरप्राइज किया है। मतलब मैं पुरेल से इतनी उम्मीद, अभिषेक पुरेल से इतनी उम्मीद नहीं कर रहा था, पर उन्होंने ठीक ठाक अच्छी पारियां खेली हैं। बाकी सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं और इस कारण से वो किसी तरह से निकल जा रहे हैं। पर सारे नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, सिर्फ टॉप ऑर्डर नहीं, उनका थोड़ा बॉलिंग में भी बहुत ज्यादा इशू है। कुलदीप यादव को एक छोड़कर कुलदीप हैं जो वहां से ना बीच में मैच ऐसे पलटा देते हैं कि प्रेशर आ जाता है, फिर विकेट गिर जाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, मिचेल स्टार्क, हाँ आप वो सुपर ओवर के लिए आप उन्हें बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन आपने कुलदीप को क्रेडिट नहीं दिया। स्टार्क कभी भी 10 के ऊपर कंसीड कर रहे हैं। मोहित शर्मा के 2 विकेट है, मुकेश कुमार को आप जानते हो कमजोर करी है। यस ठीक है, 2 को कमजोर कर। और मेरे को एक मिस्ट्री ये नहीं पता चल रही है, पता नहीं कौन सी स्कूबी डूबी की टीम लानी पड़ेगी कि टी नटराजन कहाँ है, और तो इनकी इंजरी है क्या है, कुछ मतलब बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है। 10 करोड़ से ऊपर आप उसने लेते हो। मोहित शर्मा को मुझे लगता है एक बार सोचना पड़ेगा। मुकेश कुमार तो चलो फिर भी ठीक है, आप ले आओ, बट मोहित शर्मा अपना काम नहीं कर पा रहे हैं सही इस मैच में एक, क्योंकि ये ओवरसीज प्लेयर्स बहुत ज़्यादा कम यूज़ कर रहे हैं, कम क्या है ही नहीं इतने ज़्यादा। ठीक है, तो ये कर सकते हैं कि दुष्मंता चमीरा को लेके आ जाएं स्टार्क को सपोर्ट करने के लिए। और चमीरा का पूरन के अगेंस्ट T20 में रिकॉर्ड भी अच्छा है। 4 मैच में जितने में ये भिड़े हैं उसमें से 3 बार उन्होंने उनको विकेट ले लिया है। तो ये मैचअप्स की बात, अक्षर पटेल मैचअप्स पे बहुत जाते हैं, तो ये मैचअप बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये आपको हेल्प कर सकता है। आप वो कर दो, और फरेरा अगर नहीं लेना चाहते हो आप समीर रिजवी भी बीच में एंड में डाल दो, यार वो 2-4 तो वो भी मार देंगे ना एंड में आके। और ये भी देखिए ना, विपरज निगम और समीर रिजवी दोनों यूपी T20 लीग खेले थे और लखनऊ को जानते हैं बढ़िया, एकदम पिच के मिजाज को बढ़िया जानते हैं। तो इन दोनों के लिए भी एक तरीके से होम कमिंग ही है केएल राहुल के अलावा। एग्जैक्टली। तो दिल्ली कैपिटल्स के फेवर में ये भी चीज़ जाती है। मयंक यादव है ना, शायद आ सकता है। ज्वाइन तो 10 दिन पहले ही कर लिया था। कल उन्होंने मतलब आधे ज्वाइन घंटे किया, बॉलिंग भी की नेट में वीडियो भी डाल दिया है उन्होंने। थोड़ा ये आजकल सोशल मीडिया पे थोड़ा डराने का हो गया है ना दूसरी टीम को। उन्होंने कहा केएल, उन्होंने मयंक की डाल दी तो उन्होंने बोला केएल है हमारे पास। तो ये चल रहा है। राजस्थान तो काफी सोशल मीडिया पे ही गेम खेल रही है मेरे ख्याल से, बाकी नहीं। राजस्थान के साथ एक चीज होता था टूर्नामेंट, ये जो हंसी आई है ना, ये मतलब राजस्थान काफी कुछ सोच लिया है। राजस्थान के साथ एक होता था, बस एक मैच फंस रहा है, अगर जीत लें तो प्लेऑफ में चले जाएंगे। आम टूर्नामेंट में आईपीएल 2025 पहले ही बता दिया नहीं जाएंगे। हाँ। आपको आखिरी मैच तक इंतजार हमारे लिए नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बार, नहीं खेल रहे वो तो ठीक है। राजस्थान की चर्चा अभी नहीं करते हैं, उनका गेम नहीं है। पर ये जो लखनऊ वाली बात इनका था, लखनऊ का भी अगर आप देखा जाए एलएसजी का भी, उनकी भी बॉलिंग यूनिट बहुत कुछ खास। शार्दुल है ना, आवेश खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। 12 विकेट लिए हैं, पर उनका भी इकॉनमी बहुत ज्यादा है। वही आप स्टार्क वाला आप समझ लो। प्लस आवेश खान ने अभी वही है कि स्टार्क वाला एक सुपर ओवर करा दिया, सुपर ओवर नहीं सॉरी डेथ ओवर में अच्छा करा उन्होंने, यशस्वी को आउट करा, पराग को आउट करा, उसका नॉरन भी डिफेंड करे, पर ओवरऑल इतना भी अच्छा नहीं है ना। वो बॉलिंग यूनिट वो गड़बड़, वो एक्चुअली हम लोग न्यूज रूम में डिस्कस 1-2 बार कर रहे थे कि एलएसजी ने सबसे कमजोर बॉलिंग लाइनअप बनाई। एलएसजी की बॉलिंग लाइनअप ठीक बनाई थी, इंजरी की वजह से उनको थोड़ा लगा। प्रिंस यादव आप देखो, उन्होंने जिसने भी स्काउटिंग करी है, वो बंदा टेनिस पे खेलता था पहले, और वो क्या बढ़िया बॉलिंग करा रहा है यार। वो यशस्वी जायसवाल को जो ऐसे झुका दे बाउंसर पे, भैया वो काम तो हेजलवुड वगैरह भी सीटी बजाती कम करवाए जो उनके अगेंस्ट कर दिया उन्होंने। तो प्रिंस यादव ठीक है, पर अगर मयंक वापस आते हैं तो प्रिंस को शायद बाहर बैठना पड़े, या ये हो सकता है कि इम्पैक्ट प्लेयर आयुष बदोनी की जरूरत ना पड़े, बैटिंग पहले कर रहे हैं तो फिर दोनों को ले आए कि हमारे पास 2 ऑप्शन है। तो ये सोच सकते हैं। पर ठीक है। आप देखिए लगभग से हम लोगों को, आपके हिसाब से टॉप 5 कौन है, कौन जा रहा है?
मेरे मैंने ना पहले ही बता देता हूँ कि कौन से पिक करे थे, उनमें से एक है जो टॉप 4 में नहीं है, SRH। मैंने जो अभी करे थे GT, RCB और DC, वो 3 क्वालिफाई करेंगे प्लेऑफ्स के लिए, वो मैंने सोचा था। पर ऑब्वियसली SRH नहीं है, तो मेरे ख्याल से PBKS और एक लड़ाई होगी शायद PBK LSG मुंबई में। मेरे को लग रहा है मुंबई शायद थोड़ा आ रहा है, तो वो लड़ाई होगी, वो जो चौथे स्पॉट के लिए वो लड़ाइयाँ हो जाती है ना एंड में, वो शायद हो सकती है। 3 भी हो सकता है मेरे ख्याल से। यस, क्योंकि वो पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था कि यार ऐसा एकदम से आई, LSG क्वालिफाई कर रही थी, SRH आई कि ऐसे कैसे तो उसके बाद फिर हो गया कांड। और काफी टीम्स के साथ ऐसा हुआ। तो वो नीचे की 3 जो आप कल बता रहे थे, वो तो मेरे ख्याल से, अच्छा आप 4 बोल दिया आपने, 3 तो मैं एटलीस्ट पक्की बोलूंगा, 3 तो पक्का ही है। मुंबई इंडियंस का फॉर्म में वापस आ जाना ना, ये टूर्नामेंट के लिए मतलब बहुत जबरदस्त चीज है, क्योंकि सूर्या और कौन फॉर्म में वापस आए हैं, वो रोहित शर्मा और सूर्य कुमार। अगर आप मुंबई इंडियंस को जितनी भी चैंपियन बनने की स्टोरी देखोगे, जिस साल चैंपियन बने, इन दोनों के रन निकालो, आपको पता चल जाएगा कि भैया टूर्नामेंट में ये दोनों क्या कर रहे थे आपके लिए। और ये 2 खिलाड़ी जब फॉर्म में आ गए, तो इसलिए मुंबई इंडियंस से अब बाकी सबको अब डरना चाहिए कि अब डरो, अब आपका वक्त आ गया है डरने का, क्योंकि ये टीम अब कुछ भी कर सकती है। इस टीम का फॉर्म में, क्योंकि पंड्या अपना रोल बहुत बखूबी अदा कर रहे हैं, चाहे वो विकेट्स हो चाहे जरूरी रन हो। 2 मैचेस में बेचारे कोशिश किए, जितना रन चाहिए था नहीं बना पाए, जिससे जब मुंबई तो, लेकिन पंड्या खड़े थे, पंड्या फॉर्म दिखा रहे थे, पंड्या दिख रहा था कि नहीं वो गेम से बाहर नहीं है, बंदा गेम में है। तो मुंबई इस हिसाब से देखा जाए तो मुंबई का फॉर्म में वापस आना बाकी टीमों के लिए चेतावनी कि भैया देखो अपनी अपनी पोजीशन, हम कब एंट्री मार जाएंगे आपको पता नहीं चलने देंगे, और इनफ मैचेस बाकी हैं। यस, सबको ये समझना पड़ेगा, अभी 6 उनके बाकी है, 6 मैच यानी 12 पॉइंट ऑन द बोर्ड है यार। 16 में तो प्लेऑफ है, कभी 14 में इस बार मेरे ख्याल से 16 के बाद भी शायद किसी एक टीम के लिए प्लेऑफ ना हो, पता नहीं, मैं ऐसे बहुत अर्ली बोल रहा हूँ। 2 टीमें ऐसी चाहिए थी बहुत ज्यादा हारने वाली है तो SRH और CSK कितने मैच जीती है? 2 जीती है। हाँ ठीक है, काफी पूरे 2 काफी है, तो छोड़ दिया जाए कोई। फटाफट आज का मैच प्रेडिक्शन क्या लग रहा है? देखिए मैं तो बहुत बायस्ड हूँ, मेरे को तो दिल्ली चाहिए, ठीक है, तो दिल्ली मेरे लिए फाइनल है। मैं KL राहुल के लिए आज दिल्ली, बस ये आप बताइए। राहुल का रिवेंज। दिल्ली अच्छा क्रिकेट, शतक मारेंगे, शतक ना पहली मारे बार हुआ है तीनों ने यहाँ पे। हाँ, मतलब पिछले मैच में जब हम आए थे तो हम SRH के लिए किए थे और SRH बहुत गंदा हारी। पर नहीं यार, हम ऐसा नहीं सोच रहे कि दिल्ली हार जाए, उसके लिए बोल रहे हैं, ये नहीं है मकसद, पर हम चाहते हैं कि दिल्ली अच्छा खेले, क्योंकि कुछ टीमें हैं जिनके लिए इस टूर्नामेंट को, IPL को सक्सेस बनाने के लिए उनका भी आगे आना जरूरी है। वही एक स्टोरी होती है ना कि आफ्टर 18 सीजन देयर वाज अ ड्रॉट फॉर दैट टीम। कभी वो टीम प्लेऑफ नहीं खेल पाती थी या प्लेऑफ जाती थी, फाइनल नहीं जीतती थी, इस तरह की बात है। वो टीम जीते तभी टूर्नामेंट लगता कि हाँ एज अ होल टूर्नामेंट सही दिशा में प्रोग्रेस कर रहा। भाई एक ही टीम 7 बार जीत ले, 12 बार जीत ले, क्या फर्क पड़ता है यार, मजा ही नहीं आ रहा है ना। फिर अंत में वही हम लोग आ जाए, अरे अंबानी जी की टीम है, जीतेगी नहीं तो कौन जीतेगा। ऐसे थोड़ी होता है यार, क्रिकेटर्स खेलते हैं ना, तो उस हिसाब से देखा जाए हम चाहते हैं दिल्ली खेले। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि राहुल एक विनिंग नॉक खेलें और गनका साहब के कान में जाकर बोलें, राहुल नाम तो सुना होगा। अरे यार, ये जो अभी बॉलीवुड की रीलें बन चुकी है ना देख देख के, ये उसका थोड़ा सिंड्रोम है, लेकिन हाँ चाहते यही हैं सब कि दिल्ली जीते। ठीक है, तो रैप अप करते हैं इसको। आज प्रोड्यूसर साहब ने इशारा कर दिया, बहुत ज्यादा बोलेगा इस सब लोग को। हाँ प्रोड्यूसर साहब, ठीक है। तो दोस्तों कल मुलाकात होगी, इस मुकाबले का नतीजा आ चुका होगा और अपन बात करेंगे इस पर, दिल्ली जीतेगी या फिर लखनऊ। अपन इसकी एनालिसिस थोड़ी करेंगे विस्तार से और कल मुलाकात होगी। तो आपको हमारी बातचीत कैसी लगी, ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर मेल कर सकते हैं radio@aajtak.com पर। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और आपके कमेंट्स जो हैं वो आते रहने दें वहाँ पे कमेंट बॉक्स में। थोड़ी हमारी रीच जो है वीडियो की थोड़ा बढ़ा दें, गाली ही देने सही, आइए तो सही। ठीक है, कल मिलते हैं, नमस्कार।